नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर देख सकते हो। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप लेक्चर 1 अवश्य देखें। लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन हम क्यों तैयार करते हैं और बैंक रिकॉन्सिलेशन तैयार करने के पीछे क्या-क्या कारण है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुब्रता मुखर्जी डिस्टेंस लर्निंग इन कॉमर्स। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं जो कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि इस चैनल से उन्हें मदद मिल सके। आप अपने कमेंट जरूर लिखें और मुझसे संपर्क करने के लिए ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आप कर सकते हैं। आज हम लोग दूसरा सवाल का समाधान करेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पर है। On 30th June 2017, the bank column of the cash book of AM showed a credit balance of 11,810. On examination of the cash book and bank statement, you find that checks issued amounting to rupees 17,520 in June 2017 had been entered in the cash book as rupees 17,250. These checks were not presented at the bank for payment until July 2017. A check for rupees 350 paid into the bank in May 2017 had been debited by the bank in error in June 2017. Interest of rupees 880 charged by the bank was not entered in the cash book. Checks received and recorded in the cash book but not sent to the bank for collection, rupees 1,240. Payment received from a customer direct by the bank, rupees 2,730, but no entry was made in the cash book. Rupees 4,490 was entered in the cash book as paid into bank on 30th June 2017, but not credited by the bank until the following day. The payment side of the cash book had been undercast by rupees 100. You are required to show the necessary correction in the cash book. Also prepare a statement reconciling the amended cash balance with that shown in the bank passbook as on 30th June 2017. मुझे यहाँ पर amended cash book तैयार करना है। ये amended cash book है क्या चीज? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं amended cash book और ये तारीख है एज ऑन 30th जून 2017। जिस तरह से कैश बुक में मेरा डेबिट साइड में मैं रिसीव्ड लिखता हूं, फिर क्रेडिट साइड में पेमेंट, उसी तरह से ही अमेंडेड कैश बुक में भी डेबिट और क्रेडिट साइड में रिसीट और पेमेंट लिखा जाएगा। और इस सवाल में बोला गया है कि 30 जून 2017 में मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाई बैलेंस बीटी 11,810। मेरा पहला लेक्चर में मैं डिस्कस किया हूं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का मुख्य कारण है 3। एक है टाइम, समय के कारण जो चेक मैंने डिपॉजिट किया है बैंक में पर वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, या फिर चेक मैंने किसी कस्टमर को दिया है और उन्होंने अभी तक ये चेक अपने बैंक में जमा नहीं किया है। तो इसके कारण भी मेरे कैश बुक बैलेंस और मेरा बैंक पासबुक का बैलेंस में अंतर हो सकता है, जिसके कारण हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। दूसरा कारण है ट्रांजैक्शन। और ये जो समय के कारण जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है मेरा बैलेंस में एज पर कैश बुक और बैंक पासबुक, इसे हम BRS दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ये इसको लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस, जिस तरह से डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट जो भी हो, डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट, ये सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग अमेंडेड कैश बुक में लिखेंगे। सो डायरेक्ट डेबिट मतलब बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट,
ये सब कारण है। और डायरेक्ट क्रेडिट, जिस तरह से कोई कस्टमर मेरा बैंक में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया हो या फिर मुझे कुछ डिविडेंड मिला हो। सो ये सब कारण मुझे तभी पता चलेगा जब मुझे बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध है या फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूँ। सो ये सब कारण से जो भी क्रेडिट या डेबिट हुआ है मेरा बैंक स्टेटमेंट में, पर मैंने अभी तक कैश बुक में लिखा नहीं हूं, तो ये सब ट्रांजैक्शंस को मैं अमेंडेड कैश बुक में लिख लूंगा। और तीसरा कारण मैंने बोला था ड्यू टू एरर्स। अगर एरर मेरे तरफ से हुआ हो तो मैं लिख रहा हूं ये सेल्फ, और अगर एरर बैंक से कारण हुआ हो, बैंक की तरफ से अगर कोई एरर हुआ हो तो मैं लिख रहा हूं एरर कॉज्ड बाय बैंक। और एरर कॉज्ड बाय सेल्फ मेरा अकाउंटेंट या फिर मेरा कैशियर या फिर मैं खुद बैंक कैश बुक में किसी कारण से मेरा एरर हुआ है तो उसे भी मुझे अमेंडेड कैश बुक में ठीक कर लेना है। और एरर कॉज्ड बाय बैंक, अगर कुछ ट्रांजैक्शन लिखते समय बैंक के माध्यम से अगर कोई एरर हुआ हो तो ये भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चला जाएगा। अब देखिए पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है। ये बैलेंस जो 11,810 रुपया 30 जून 2017 का बैलेंस है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मेरा कैश बुक में, उसे मैंने लिख लिया हूं अमेंडेड कैश बुक में। चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू 17,520 इन जून 2000, 17,520 रुपया का एक चेक मैंने इशू किया है, पर मैंने कैश बुक में गलती से 17,250 रुपया ही लिखा हूं, तो 270 रुपया मैंने कैश बुक में कम लिखा हूं। तो देखिए यहां पर इंटरेस्टिंगली दो कारण से मेरा अंतर हुआ है मेरा कैश बुक के साथ मेरा बैंक पासबुक का। एक है ड्यू टू टाइम और एक है ड्यू टू एरर कॉज्ड बाय सेल्फ। सो 270 रुपया का जो गलत हम किए हैं उसे अमेंडेड कैश बुक में डाल देंगे, और 17,520 रुपया का जो चेक मैंने इशू किया है पर अभी तक उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया हो, ये कारण से मुझे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। सो चले आते हैं सबसे पहले यहाँ पर मेरा अमेंडेड कैश बुक में मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स। सो जो डिफरेंस है 17,520 और 17,250 देख लेते हैं, ठीक लिखे तो 17,520 और 17,250। सो ये जो अंतर है 270 रुपया का, इसे मैंने कहा लिखा अमेंडेड कैश बुक में 270 रुपया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, अ चेक फॉर रुपीज 350, 350 रुपया का एक अमाउंट है जो मैंने जमा किया है अपने बैंक में, पर गलती से बैंक उसे डेबिट अपने बैंक का पासबुक में जब डेबिट किया जाता मतलब खर्चा दिखा गया है, पेमेंट किया गया एज ए, तो ये जो 350 रुपया का ट्रांजैक्शन है ये बैंक की तरफ से गलत हुआ है, तो इसे भी मुझे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर अमेंडेड कैश बुक में मैंने अभी नहीं लिखूंगा। फिर है इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक 880 रुपया का, जो कि बैंक पासबुक में लिखा गया हो पर कैश बुक में लिखा नहीं गया है, सो यह है डायरेक्ट डेबिट, तो इसे मैं अपने अमेंडेड कैश बुक में लिख लेता हूं। सो ये पेमेंट किया गया है तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना का है 880 रुपया का, तो अमेंडेड कैश बुक में मैंने लिख लिया। पहले कैश बुक में लिखा नहीं गया था क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट डेबिट हुआ था अपना बैंक पासबुक में, तो मैंने यहाँ पर बाय इंटरेस्ट के तौर पर अमेंडेड कैश बुक में लिख लिया। फिर दिया हुआ है क्या, चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये चेक मैंने जमा किया है अपना बैंक में पर अभी तक इसको क्रेडिट नहीं हुआ है अपना बैंक पासबुक में। इसका मतलब है द डिफरेंस, जो अंतर है मेरा कैश बुक का बैलेंस के साथ मेरा बैंक पासबुक में, वो है टाइम के कारण, समय के कारण, तो ये ट्रांजैक्शन भी
मैं लिखूंगा अपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। फिर पेमेंट रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक, 2,730 रुपया का एक पेमेंट मेरा कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है। इसका मतलब है डायरेक्ट क्रेडिट। ये जो अमाउंट है मेरा बैंक पासबुक में जमा दिखाया गया है पर कैश बुक में दिखाया नहीं गया है। सो इसके कारण से जो अंतर हुआ है मेरा बैंक पासबुक में के साथ मेरा कैश बुक का, यह है ट्रांजैक्शन के कारण। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को अपने अमेंडेड कैश बुक में लिख लेता हूं। सो अमेंडेड कैश बुक में यहां पर लिखता हूं टू डेटर्स, कस्टमर मतलब डेटर्स। तो डेटर्स ने कितना रुपया जमा किया, 2,730 रुपया। अगला ट्रांजैक्शन है 4,490 रुपया का एक चेक मैंने बैंक में जमा किया था पर उसे क्रेडिट होने में 30 जून तक नहीं हुआ और वो 1 तारीख को ही हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन भी है समय के कारण। इस कारण से जो मेरा अंतर हुआ है मेरा कैश बुक और बैंक पासबुक में, ये भी है समय के कारण। तो इसे भी मैं अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट। इसका मतलब क्या है कि कैश बुक में मेरा लिखने समय 100 रुपया मैंने कम लिखा है। पेमेंट साइड में मैंने 100 रुपया अंडरकास्ट, अंडरकास्टिंग का मतलब है कम दिखाना, कास्टिंग मतलब है तो टोटल करना, एडिशन करते समय मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अंडरकास्टिंग एरर। और ये एरर किसके द्वारा हुआ है, मेरे द्वारा। सो मेरे द्वारा अगर कोई सेल्फ एरर कॉज्ड बाय सेल्फ मतलब अकाउंटेंट कैशियर, अगर मैं कैश बुक लिखते समय कोई गलत कर देता हूं तो उसे अमेंडेड कैश बुक में ठीक कर लेना है। सो यहां क्या लिखते हैं, बाय अंडरकास्टिंग एरर। कितने रुपए का है, 100 रुपया का। सो आप देख सकते हो कि 11,810 रुपया जो मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, उसके साथ ये 3 ट्रांजैक्शन जो हुआ है इसको हम लोग टोटल करेंगे। इसका टोटल का अमाउंट है 13,060 रुपया और यहां पर भी मैं लिख देता हूं 13,060 रुपया। और मेरा कैश बुक का एक्चुअल बैलेंस जो सही बैलेंस है 30 तारीख का, वो है 10,330 रुपया। सो इसे मैं यहां लिखता हूं बाय बैलेंस BD और ये क्रेडिट बैलेंस है 10,330। पहले मेरा था 11,810 रुपया जो अभी ठीक होके निकला कितना, 10,330। सो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट 2,730 डायरेक्ट क्रेडिट और डायरेक्ट डेबिट हुआ है 810। ये दो ट्रांजैक्शंस को मैंने अमेंडेड कैश बुक में डाल दिया और 270 और 100 रुपया जो मेरे द्वारा गलत किया गया है उसे भी मैं अपने कैश बुक में ठीक कर लिया। सो अमेंडेड कैश बुक का एक्चुअल बैलेंस है 10,330 रुपया जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब हम चले आएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 30th June 2017। सो मैं यहां लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक जो है मेरा क्रेडिट बैलेंस 10,330 रुपया। फिर यहां पर हम लिख रहे हैं ऐड और ये है लेस। अब मेरा पिछले सवाल में भी मैंने दिखाया था कि मेरा जो अभी बैलेंस है 10,330 रुपया जो कैश बुक का बैलेंस है, अगर समय के कारण जो टाइम डिफरेंस और एरर कॉज्ड बाय बैंक, ये जो दो कारण है जो मेरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जरूरत पड़ रहा है, तो इसे अगर हम यहां पर दिखाएं तो इस बैलेंस के ऊपर 10,330 का बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ता, ताकि मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हम आज के दिन मतलब 30 जून 2017 में मेरा बैंक बैलेंस कितना है इसका पता करना है। तो चले आते हैं, सबसे पहला ट्रांजैक्शन
है 17,520 रुपया का जो चेक मैंने इशू किया है पर अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो अगर हम यहां दिखाते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्शन, अमाउंट और इफेक्ट। डेबिट साइड में मैं लिखा एक्शन, अमाउंट और इफेक्ट, और क्रेडिट साइड में भी मैं दिखा रहा हूं एक्शन, अमाउंट और इफेक्ट। मेरा पहला लेक्चर में मैंने इसी तरह से आपको समाधान करके दिखाया था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर ठीक ढंग से समझ में आ जाए तो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। तो आप देखिए, मैंने एक 17,520 रुपया का एक चेक मैंने इशू किया है। इसका मतलब क्या है कि 17,520 रुपया का जो चेक है मैंने पेमेंट साइड में लिखा था, पर वो ट्रांजैक्शन अभी तक मेरा बैंक पासबुक में दिखाया नहीं गया है। इसका मतलब है एक्शन में क्या हम रिमूव कर रहे हैं। अगर ये नहीं लिखा रहता 17,520 रुपया का, अगर ये अमाउंट मेरा कैश बुक में नहीं रहता तो मेरा ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर क्या इफेक्ट होता। तो मेरा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये मेरा घट जाता। 17,520 रुपया का जो चेक मैंने अपने कस्टमर को लिखा है, अगर ये अमाउंट मेरा कैश बुक में नहीं लिखा रहता तो मेरा जो बैलेंस एज पर कैश बुक है और मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ये दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रहता अगर यही अकेला ट्रांजैक्शन है। तो मेरा किस तरह से हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को लेकर हम ऐड करें या लेस करें। तो चूंकि ये कैश बुक मेरा लिखा हुआ है और मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को अगर नहीं लिखा रहता तो इस बैलेंस पे मतलब 10,330 के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता। इसलिए मैंने लिखा रिमूव, फिर अमाउंट और फिर इफेक्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट कितना है 17,520। अगला ट्रांजैक्शन है 350 रुपया का एक अमाउंट मैंने अपना कैश बुक में लिखा था, पर मेरा जो बैंक पासबुक यहां पर देखिए, बैंक पासबुक में मेरा डेबिट साइड का मतलब है पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड का मतलब है रिसीट। 350 रुपया मेरा जमा दिखाया था, मतलब यहां पर जमा दिखाया था, मेरा कैश बुक में डेबिट किया था, पर बैंक पासबुक में 350 रुपया पेमेंट दिखा गया है। इसका मतलब क्या है, यहां पर मैंने इंसर्ट करना पड़ेगा कितना 350 गुना 2, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूं 350, तो उसको भी हटाना पड़ता और 350 मुझे यहां पर शो करना पड़ रहा है मेरा पेमेंट साइड में। इसका मतलब क्या है कि यहां से मैं 350 रुपया रिमूव कर रहा हूं, जिसके कारण से भी मेरा ये जो बैलेंस है इस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता, और यहां पर मैं 350 रुपया फिर से इंसर्ट कर रहा हूं, कितना 350 रुपया। तो इसके कारण से भी मेरा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये बढ़ जाता 350। इसका मतलब क्या है, अगर ये दो ट्रांजैक्शन को अगर हम मिला दें, यहां से 350 रुपया अगर नहीं रहता, नहीं लिखा रहता, तो मेरा जो बैलेंस है वो 350 रुपया मेरा और बढ़ जाता। और अगर मुझे जो बैंक गलती से यहां पर मेरा 350 रुपया मेरा पेमेंट साइड में लिखा गया है, तो अगर इसे भी यहां पर इंसर्ट करता तो इसके कारण से भी मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाता। इसी कारण से मेरा 350 गुना 2 मतलब 700 रुपया का नेट इंपैक्ट हो रहा है। एक बार 350 जो मैंने लिखा था उसे हटाने से क्या उसका प्रभाव हो रहा है, और 350 रुपया जो बैंक गलती से लिखा है 350 रुपया पेमेंट साइड में, उसे अगर मैं दिखा रहा हूं यहां पर इंसर्ट करके, तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है।
तो यहां पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिख रहे हैं अमाउंट wrongly debited by bank दो, और यह पहला ट्रांजैक्शन, यह दूसरा, दो ₹350 is debited in cash book. So 350 रुपया मल्टीप्लाई बाई 2 इज 700. सो 700 रुपया मेरा बैलेंस, मेरा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो और भी ज्यादा होता है. इसका कारण मैंने आपको समझाया है. अगला ट्रांजैक्शन क्या है देखिए, 880 रुपया का जो चार्ज बैंक किया था उसे मैंने अमेंडेड कैश बुक में ऑलरेडी लिख चुका हूं. फिर 1245 रुपया का एक चेक मैंने डिपॉजिट किया था जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं यहां से 1240 रुपया का अमाउंट हटा दूं तो मेरा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1240 रुपया और बढ़ जाता. तो यहां पर लिख रहे हैं अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक but not credited in passbook. 1240 रुपया. और उसके बाद है पेमेंट रिसिप्ट, ये डायरेक्ट क्रेडिट हुआ था, इसे भी मैंने अमेंडेड कैश बुक में लिख चुका हूं. फिर ये अंडरकास्टिंग एरर, इसे भी मैंने अमेंडेड कैश बुक में लिख चुका हूं. और ये छठा ट्रांजैक्शन 4,490 रुपया का एक चेक मैंने जमा दिखाया है, पर 30 जून तक वो क्लियर नहीं हुआ था, मेरा बैंक पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था. तो क्या हो रहा है देखिए, इसका प्रभाव क्या हो रहा है. अगर रिमूव करते हैं कितना 4,490 रुपया, तो इसको अगर इस ट्रांजैक्शन को जो मैं ऑलरेडी अपने कैश बुक में लिख चुका हूं, अगर ये नहीं लिखा रहता तो फिर मेरा जो बैलेंस है ये 10,330 रुपया और बढ़ जाता. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक but not yet credited in बैंक पासबुक. 4,490 रुपया. तो अगर हम इन तीन फिगर का टोटल करते हैं तो मुझे मिलेगा 6,430 रुपया. इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बैलेंस है 16,760 रुपया, और 17,520 रुपया अगर हम डिडक्ट करते हैं तो मेरा बैलेंस निकलेगा 760. देखिए ये जो बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस आ रहा है. नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, मेरा बैलेंस एज पर बैंक पासबुक भी क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस. मेरा जमा ज्यादा है बैंक में पेमेंट से, कितना 760 रुपया. अगर ये फिगर मेरा पॉजिटिव आता, इसका मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक भी मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसे मैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिख सकता हूं, पर यह है मेरा फेवरेबल बैलेंस. उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ सके हैं और अपने नोटबुक में भी लिख लिए हैं. अगर समझने में किसी तरह का असुविधा होता है तो मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हो. मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर.